वेलकम, सुस्वागतम, जय माता दी, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि पिछली क्लास में बच्चे मैंने आपको अधिगम में आपको पढ़ा रहा था और अधिगम के क्षेत्र में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो अधिगम है मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि अधिगम कितने प्रकार का होता है और अधिगम को हम कैसे कैसे करते हैं। अधिगम के प्रकारों में मैंने आपको बताया था संज्ञानात्मक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। ये मैंने आपको बातें बताई थी। हमने कहा ठीक बात है, याद करो मैंने जब मैं पिछली क्लास जब मैंने ख़त्म की थी तो मैंने आपको सबसे लास्ट में सिखाया था कि प्यारे बच्चे जो अधिगम होता है, जो अधिगम है, जो क्रियात्मक अधिगम मैंने कहा था, इसमें आप किसी भी प्रकार की स्किल को सीखते हैं। मैंने कहा जो कॉग्निटिव है या जो ज्ञानात्मक है उसमें आप क्या सीखते हैं, तो आपने कहा था सर जी उसमें हम सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और हम उसमें मेंटल प्रोसेस सीखते हैं। लेकिन परंतु अगर बात करें हम यहीं पर भावात्मक के, तो आप कहते हैं भावात्मक में ना तो हम स्किल सीखते हैं, ना ही हम किसी ज्ञान का अर्जन करते हैं, बल्कि हम उसमें बच्चे की कोरी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उसमें हम मोरल कहानियाँ सुनाते हैं। इस टाइप से बच्चे का हम विकास करते हैं। लेकिन क्रियात्मक को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक में करके सीखना होता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। इसका मतलब है वहाँ आप प्यारे बच्चे क्या सीखते हैं, तो आपने कहा था सर यहाँ पर हम कौशल सीखते हैं, यानी स्किल्स को हम सीखते हैं। अब देखो प्यारे बच्चे क्या होता है कि जो आप स्किल्स को सीखते हैं, स्किल्स को सीखने के बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे सोपान होते हैं। सोपान मतलब समझिए, देखिए तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, हम अभी पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं कौशल सीखने के विभिन्न सोपान। इन्हीं को आप कहें चाहे सोपान कहें, इन्हीं को कहा जाता है चरण, इन्हीं को कहा जाता है स्टेप्स। क्या कहते हैं? स्टेप्स। जैसे कोई भी काम करने के स्टेप्स होते हैं ना, कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ऐसे ही आपसे एग्जाम में बार पूछा जाता है इनमें से कौशल सीखने का स्टेप नहीं है, निम्न में से कौशल सीखने का चरण नहीं है, निम्न में से कौशल सीखने का सोपान नहीं है। जब सोपान शब्द आता है तो आपका दिमाग हिल जाता है। सोपान कुछ नहीं, स्टेप ही हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि व्यक्ति के जीवन एक स्टेप वाइज चलता है। सबसे पहले वो बचपन में बच्चा होता है, फिर धीरे बड़ा होता है, फिर बूढ़ा प्रौढ़ होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है। ऐसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ चरण चलते हैं। जैसे आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप तैयारी करेंगे। याद रखिए कभी भी सबसे पहले उद्देश्य नहीं आता है। आप कौशल सीखने के विभिन्न चरण पढ़ेंगे और साथ में ही आप अधिगम करने के विभिन्न चरण पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति क्यों सीखता है और कैसे सीखता है। ये भी बात आप यहीं पे पढ़ने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि कौशल सीखने के विभिन्न चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले व्यक्ति तैयारी करता है। तैयारी करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको मोटर ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, मान लीजिए आपको मोटर ड्राइविंग सीखनी है, तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने में क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे, ये देखेंगे किस सेंटर में सीखनी है, हम लोग किस ड्राइविंग स्कूल में सीखनी है, ये देखेंगे जाके, ये देखेंगे इसमें इंस्ट्रक्टर कौन रहेगा, फिर से भरेंगे। तो आपने तैयारी पूरी कर ली। तो इसका जो प्रथम सोपान होता है, और ये क्रम वाइज होता है, प्रथम जो सोपान होता है इसमें होता है आप करते हैं तैयारी। क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, यानी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक बात। जब आप तैयारी कर लेते हैं तो फिर दूसरा काम आप क्या करते हैं, तैयारी करने के बाद में आपके कुछ उद्देश्य होते हैं। भाई किसी भी कौशल को सीखने के पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता ही होता है। तो तैयारी के बाद में हमेशा उद्देश्य या लक्ष्य या गोल आता है। आपका उद्देश्य होता है कि मोटर ड्राइविंग सीख के मैं क्या चला, मेरे घर में कार है तो कार चलाने लगूंगा, तो सबको आराम हो जाएगी। घर में चलाने वाले लोग कम हैं और कार है तो कभी कभी वो खड़ी रहती है, हम लोग को सवारियाँ से जाना पड़ता है। तो आप ऐसा करेंगे कि दूसरी बात, जब आपके पास में तैयारी हो जाएगी तो फिर आप अपने उद्देश्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि हमको इतने दिन में सीख जाना है, हमको 10 दिन में सीख जाना है। फिर आप बनाएंगे उद्देश्य। फिर आप उस कौशल को सीखने के क्या बनाएंगे, उद्देश्य, जिसको आप कहेंगे पर्पस। क्या बनाएंगे? तो उसके बाद में आप सीखने के पर्पस ढूंढेंगे या गोल ढूंढेंगे। ठीक बात। या लक्ष्य, आप लक्ष्य भी कह सकते हैं। आप लक्ष्य बनाएंगे उसको सीखने का। जब आपने लक्ष्य बना लिया
तो उसके बाद में क्या करेंगे, अब जब आपने पूरी तैयारी कर ली है, आपने क्या कहते हैं कि आपने टीचर खोज लिया, आपने ड्राइविंग स्कूल सीख लिया, आपने उसको सीखने के लिए लक्ष्य बना लिए, तब जो आपने इंस्ट्रक्टर चुना है, जो आपने ड्राइविंग स्कूल में जो आपको सिखाएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, तो आपको पहले करके दिखाएगा। तो आप कहते हैं कि वो करेगा सबसे पहले करेगा प्रदर्शन, जिसको आप कहते हैं डेमो। क्या कहते हैं, डेमो। भाई सीधी बात है, आपने क्या किया, तैयारी कर ली यानी एडमिशन करा लिया, उसके बाद आपके पास कुछ उद्देश्य हैं उसको सीखने के। अब सबसे पहले जो यहाँ पर एडमिशन किया है, तो इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपको करके दिखाएगा, आपको प्रदर्शन करके दिखा के देखो ऐसे ऐसे चलानी है, ऐसे जेड बना के गेयर डालना है, और हैंडल को इस तरफ मुड़ाएंगे इधर जाएगा, इस तरफ मुड़ाएंगे इधर, आपको बता दिया एक बार। आपने भी क्या कि प्रदर्शन देख लिया, डेमो देख लिया। अब डेमो के बाद आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर जी जब डेमो हो जाता है तो हम अभ्यास करते हैं या चला करके देखते हैं कि कैसे चल रही है। अभ्यास करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, आप अभ्यास करना शुरू करेंगे। अब बार बार उस पर अभ्यास करेंगे। फिर क्या होता है, क्या आप एक बार अभ्यास करने में सीख जाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं। जब आप अभ्यास करेंगे तो इंस्ट्रक्टर देखेगा कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, और आप गलती तो पक्का करेंगे क्योंकि आप किसी चीज़ को पहली बार चला रहे हैं। अगर ऐसे बताने से आता होता तो लोग फिर सब लोग हवाई जहाज़ सीख गए होते। नहीं, ये जो अधिगम होता है, जो कौशल होता है, देखने से नहीं करने से आता है। तो आपने क्या किया, अभ्यास किया। अभ्यास में अभी कुछ आपकी त्रुटियाँ हैं, तो अब त्रुटियाँ का क्या होगा, तो जो त्रुटियाँ होती हैं उनका क्या होगा, उनका संशोधन होगा, या उनका क्या होगा, रिफॉर्म होगा। इंस्ट्रक्टर देखेगा कि भैया जो है आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, तो आप उसने देखा आप गलती गियर डालने में कर रहे हैं, या आप गलती जब दाएं मुड़ाना होता है तो बाएं मुड़ा देते हैं, आप गलती तब कर रहे हैं जब हार्न देना होता तब नहीं देते, और जब नहीं देना होता तो दे देते हैं। उसने देखा कि आप अभ्यास जब आप कर रहे थे, उसने देखा तो उसने कहा अभी सुधार की ज़रूरत हो, तो उसने क्या किया, संशोधन किया या परिमार्जन किया, आपके उसमें रिफॉर्म्स किए। क्या किए, रिफॉर्म्स किए, सुधार किए। और जब सुधार हो गया, सुधार के बाद क्या करेंगे, आपको फिर से सुधार करेगा, फिर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर जी फिर से प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप करते हैं पुनः अभ्यास। क्या करते हैं, पुनः अभ्यास करते हैं। और जब आप पुनः अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ को आप चलाना सीख जाते हैं, या वो कौशल आप सीख जाते हैं। ये तो बात हो गई ड्राइविंग की। और भी कोई भी कौशल है, मान लीजिए कोई भी कौशल आपको सीखना है, तो सबसे पहले आपको सिखाने वाला मिलना चाहिए, सीखने का स्थान मिलना चाहिए, सीखने की जगह पता होनी चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले तो आप तैयारी करेंगे। दूसरी बात है कि फिर आप उद्देश्य बनाएंगे कि मुझे 10 दिन में सीखना है, 5 दिन में सीखना है, 2 दिन में सीखना है, और मेरा उद्देश्य क्या है सीखने का, इसको सीखने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे क्या मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो आपने आदमी चुना है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ की हैं, तैयारी की हैं, वो आदमी सबसे पहले आपको डेमो दिखाएगा कि देखो भैया इस काम को इस प्रकार से करना है। आपने कहा ठीक है, आपने प्रदर्शन देख लिया, डेमो देख लिया, फिर आप अभ्यास करना शुरू करेंगे। आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि चलो भाई इस बात को ऐसे करना था, तो हम प्रैक्टिस करते हैं। जब आपने प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में कुछ आपको गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, और जो गलतियाँ हो जाती हैं उनका संशोधन, परिमार्जन या रिफॉर्म्स करता है कौन, यही जो आपने तैयारी में जो व्यक्ति लाए हैं, जो इंस्ट्रक्टर आप पकड़ के लाए हैं। उसके बाद में जब वो संशोधन करता है, बताता है कि भैया ये गलत हो रहा है, उसके बाद आप पुनः अभ्यास करते हैं और आप उस चीज़ को आसानी से सीख जाते हैं। ये प्यारे बच्चे विभिन्न चरण हैं, और इनको आगे पीछे आप नहीं कर सकते हैं, इनको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने की तैयारी। तैयारी के बाद में क्या किया आपने, तो आपने कहा सर जी तैयारी के बाद में हमने क्या किया, उद्देश्य बनाए। उद्देश्य के बाद में एक व्यक्ति ने हमको प्रदर्शन करके दिखाया, और जब प्रदर्शन करके दिखाया तो हमने उसके ऊपर क्या किया, तो आप कहेंगे सर जी उसके ऊपर हमने अभ्यास किया। जब आपने उसके ऊपर अभ्यास किया तो आपको पता चला कि भैया जो अभ्यास करना होता है ना, वो यूं ही नहीं आता है, उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं। और जब आपने गलतियां सुधार ली तो आपने फिर पुनः अभ्यास किया, और आप किसी भी कौशल को सीख गए, किसी भी स्किल को सीख गए। बताइए समझ में आई बात। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट एक बार कर लेंगे बस। उसके बाद हम आगे दूसरी चीज़ें सीखेंगे। कर लिया आपने, कहा ठीक है। अब जो अगले जो हम सोपान सीखने वाले हैं, अगले जो हम स्टेप सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं कि अधिगम के स्टेप क्या होते हैं। ये तो कौशल के स्टेप है, ठीक। हम लिखेंगे कि अधिगम जो हम करते हैं, जो लर्निंग करते हैं, अधिगम
और अधिगम का ही दूसरा नाम क्या होता है? सीखना। अधिगम के विभिन्न सोपान, या आप लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के स्टेप्स क्या होते हैं? यस, विभिन्न सोपान याद रखना। हिंदी वालों भैया सोपान लिखकर ही आपको एग्जाम में मिलेगा कि निम्न में से सीखने के सोपान हैं या सीखने के सोपान नहीं हैं। अब देखिए सीखना क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चे, कोई भी मनुष्य कब सीखता है? तो आप कहेंगे सर जी कोई मनुष्य तब सीखता है जब उसको आवश्यकता होती है, जब उसको, तो इसी आवश्यकता को प्यारे बच्चे अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, मोटिवेशन भी कहा जाता है। कोई व्यक्ति तब सीखता है जब उसके अंदर से मोटिवेशन आता है, अभिप्रेरणा आती है, या कह सकते हैं कोई व्यक्ति तब सीखता है जब उसको आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता। जैसे मुझे पढ़ाई मैं क्यों करता हूँ, मैं अधिगम क्यों करता हूँ? तो आप कहेंगे सर जी आप अधिगम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ न कुछ कमाना है। आप क्यों पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे सर जी मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी पानी है। यानी सरकारी नौकरी एक प्रेरणा है, एक प्रेरक है, या एक आवश्यकता है। तो कोई व्यक्ति तब तक नहीं सीखता है, जब खाने की बात करें तब तक कोई व्यक्ति तब तक नहीं खाता है जब तक उसको भूख न लगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति तब तक नहीं सीखता जब तक कि आवश्यकता न हो। तो सीखने का जो प्रथम चरण होता है प्यारे बच्चे, वो आपके सामने मैं तीनों लिखे दे रहा हूँ, अब याद रखिएगा। आप कह सकते हैं आवश्यकता, या उसके सामने कोई प्रेरक होना चाहिए, या अभिप्रेरणा होनी चाहिए। तो अंदर से बात आती है कि भैया सरकारी नौकरी पानी है तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जब उसको आवश्यकता होती है तब वो क्या करता है? जब उसको आवश्यकता हुई, अंदर से प्रेरणा आई, तो व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर तो होता है, लेकिन कुछ उद्देश्य बनाता है, कुछ उसका गोल होता है कि हमें क्यों सीखना है, हमारा गोल क्या है सीखने का, हमारा उद्देश्य क्या है सीखने का। तो मैंने बताया नहीं कि उसको आवश्यकता हुई और उसका गोल है कि हमें सरकारी नौकरी पानी है, तो क्या बनाएगा? तो दूसरे चरण में प्यारे बच्चे बनाएगा उद्देश्य, या उसे कुछ लक्ष्य होते हैं प्यारे बच्चे, तभी व्यक्ति सीखता है। और सीखने के बाद जब उसको आवश्यकता हो तब वो एक लक्ष्य बना लेता है, एक गोल निर्धारित कर लेता है कि भैया हम सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर जाना है। ठीक है बात? जैसे ही उसने उद्देश्य बना लिया प्यारे बच्चे, आप तैयार हो गए। आप अपने अंदर की बात समझिएगा। जैसे ही आपने लक्ष्य बना लिया, कोई भी चीज़ है आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी है, आपने आज तक कभी नहीं सीखी है, तो जब आप उसको पढ़ने सीखने जाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई होती है। और जब चीज़ नई होती है तो उसको सीखने में उसके राह में बाधाएं आती हैं, या क्या आती हैं? हिंड्रेंस आती हैं, बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। मान लीजिए आपने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी, आप सीखना चाहते हैं पेपर के लिए, तो आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि जब वो उद्देश्य बना लेता है और जब सीखने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके रास्ते में, सीखने के रास्ते में आती हैं बाधाएं। क्या आती हैं? तो आप कहेंगे बाधाएं आती हैं। बाधाएं देखो निगेटिव शब्द है। जब बाधाएं आती हैं प्यारे बच्चे, आप ऐसा भी कह सकते हैं जब वो उद्देश्य बना लेता है तब वो तत्पर हो जाता है, तो उसके रास्ते में आती हैं बाधाएं, या इसी को कहते हैं हम लोग कभी कभी तत्परता। क्या कहते हैं? खैर तत्परता आपने याद रखें, अभी इतना याद रखें कि जब वो सीखता है तो उसके रास्ते में आती हैं, क्या आती हैं? बाधाएं आती हैं। ठीक है, और ये आप यहाँ तक याद रखेंगे। जब उन बाधाओं को वो पार करता है तो बाधाओं को पार करने के लिए उसके बाद में एक अधिगम स्थिति होती है। अधिगम स्थिति, जब उसके पास में बाधाएं आती हैं तो वो अधिगम स्थिति को समझता है कि भैया बाधाएं जो हैं वो क्यों आ रहे हैं और इनसे पार कैसे पाया जाएगा। तो अधिगम स्थिति को समझता है। अधिगम स्थिति का प्यारे बच्चे मतलब ये है कि उस समय का वातावरण कैसा है, वातावरण के हिसाब से आवश्यकता कैसी है, तो हमको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए ताकि हम आसानी से सीख जाएं, तो इसको कहते हैं अधिगम स्थिति। अब जब वो अधिगम स्थिति को समझ लेता है तो प्यारे बच्चे 5वें नंबर में वो क्या करता है, इधर मैं लिख देता हूँ, तब वो 5वें नंबर में करता है अनुक्रिया। यानी जो उसने सीखा है बाधाओं से, जो उसने अधिगम प्रक्रिया से सीखा है, उसको करके देखने की यहाँ पर कोशिश करता है। जैसे मैथ का कोई फार्मूला है, आपने क्या किया, आपको आवश्यकता है मैथ पढ़ने की, पेपर में पास होने की, ये आपका लक्ष्य है। आपके अंदर से प्रेरणा है कि भैया मैथ पढ़ना है और ये हुआ मैथ क्यों पढ़ना है, तो आपने कहा
कि हमको एग्ज़ाम में पास होने के लिए मैथ पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत सही बात है। उसके बाद में जब आप मैथ पढ़ने आए तो आपके रास्ते में आई बाधाएं, क्योंकि आपको नियम कानून कायदे सूत्र पता ही नहीं है। तो आपने अधिगम स्थिति के हिसाब से सूत्रों को याद किया और मैथ से संबंधित संक्रियाओं को याद कर लिया। ठीक बात है, आपको समझ आ गई। आपको जो चीज़ें समझ में आई है वो आप सवालों में अप्लाई नहीं करेंगे क्या भाई? जब फिजिक्स पढ़ते थे तो मान लो कि हमने कोई भी एक नियम पढ़ लिया, कोई भी एक ये पढ़ लिया कि जो हमारे किरचॉफ साफ हैं वो कहते हैं कि विद्युत धाराएं बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर जाती हैं। इसका हम प्रयोग भी तो करते हैं भाई। हमें x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy अगर मुझे पता है तो ये तो यहाँ तक की बात होगी कि मुझे पता हो गया, लेकिन उस सूत्र का हम सवालों में प्रयोग भी तो करते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर जी, बिना प्रयोग के तो कोई काम बनता ही नहीं है। तो जब आप प्यारे बच्चे इसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने में आपको क्या करना होता है? प्रयोग जब आप करेंगे तो उसमें आपको समायोजन करना होता है। क्या करना होता है? तो उसमें आपको करना होता है समायोजन। समायोजन का मतलब है उस क्वेश्चन और इस अनुक्रिया के बीच में, इस अधिगम की जो आपने अनुक्रिया की है, जो आप लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, उसके और वातावरण के बीच में आपको सामंजस्य बिठाना होता है। और जब आप प्यारे बच्चे सामंजस्य बिठा लेते हैं तो आप सीख जाते हैं। तो सीखना क्या होता है? शुरुआत में मैंने बताया था कि व्यवहार में परिवर्तन, तो आप कहेंगे कि जब प्यारे बच्चे आप समायोजन सीख जाते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, यानी आप सीख जाते हैं। अब मैंने कहा था सीखना, ऐसे सीखना थोड़ी ना होता है कि आज आपने सीखा कल आप भूल गए, अरे वो सीखना बेकार है। यानी जो आपने सीखा है उसका स्थायीकरण होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपके पास में हमेशा वो बना रहना चाहिए, तभी तो उसको सीखना कहा जाएगा। भाई आज आप साइकिल सीखना सीख गए हैं, चलाना सीख गए हैं, और आपको 20 दिन बाद वही साइकिल दी गई तो आप गिर जाते हैं रोड में, आपकी गांठें, आपको चोट लग जाती है, यानी वो सीखना नहीं हुआ। तो यानी सीखने के बाद में प्यारे बच्चे स्थायीकरण बहुत आवश्यक है। क्या? स्थायीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात? तो देखिए ये होते हैं, और स्टेप याद रखिए कि इनको आप बदल नहीं सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? व्यक्ति में अभिप्रेरणा आई, अभिप्रेरणा आपको ज़्यादा मिलेगा, प्रेरक मिलेगा, आवश्यकता भी मिल सकता है। तो आवश्यकता ही तो अभिप्रेरणा है। अंदर से बात आती है भैया जो है मैथ पढ़नी है, जो है साइंस पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि लक्ष्य है, गोल है कि भैया हमको एग्ज़ाम में पास हो जाना है। जैसे ही पढ़ने चले, क्योंकि अभी कभी पढ़े नहीं थे, गए गुजरे हैं, तो भैया आ गई बाधाएं, हिंड्रेंस आ गई रास्ते में कि अरे ऐसे कैसे पढ़ जाओगे भाई। जब हिंड्रेंस आई तो उसने अधिगम स्थिति को समझने की कोशिश की कि भैया ये जो पाठ्यक्रम है ये किस हिसाब का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, हम कैसे सीखेंगे। जब उसने ये चीज़ें समझी तो फिर जो सूत्र समझे, जो परिस्थितियाँ समझी, उनको उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया, अनुक्रिया करना शुरू किया, एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया। और जब एप्लीकेशन की तो सारी चीज़ों का उसने यहाँ पर समायोजन किया, जो भी यहाँ पर था कि भैया आवश्यकता थी, आवश्यकता के बाद में उद्देश्य भी था, बाधाएं भी आई, अधिगम स्थितियाँ उसने समझ ली और अनुक्रिया की। तो इन सब का संगठन बनाएगा, यानी सबको समायोजित करेगा, आपस में जोड़ेगा। और जब आपस में जोड़ देगा तो ये भी तो देखेगा जोड़ के ना कि भैया जो हमने सीखा है अधिगम स्थिति से, क्या उससे जो अनुक्रिया किया है, क्या उससे जो हमें चाहिए था वो फुलफिल हो रहा है, क्या हमारे उद्देश्य फुलफिल हो रहे हैं, क्या हमारी बाधाएं खत्म हुई। तो ये इसको कहते हैं समायोजन। तो उसको समायोजित करेगा, और जैसे ही बेटा वो समायोजित करेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन, यानी वो सीख जाएगा। क्या होगा? सीख जाएगा। लेकिन भैया सीख के भूलना सीखना नहीं होता है, सीखने के बाद में उसका स्थायीकरण यानी परमानेंस भी होना अति आवश्यक है। और जब परमानेंस हो जाता है तो लर्निंग पूरी हो जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है भाई, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था प्यारे बच्चे कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये होल और होल होगा। ना ही मैं शॉर्टकट में पढ़ाता हूँ और ना ही मैं किसी को सलाह देता हूँ कि आप शॉर्टकट में पढ़ाइए या पढ़िए, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं बताना अति आवश्यक है। अगर आपको सीटेट करना है, अगर आपको किसी भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको ये चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। हटा दूँ? आपने कहा बिल्कुल सर। अब देखो अगला जो हम पढ़ेंगे, दो जो मनोवैज्ञानिक हैं, वैसे तो लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं।
आपने प्यारे बच्चे नाम सुना होगा रॉबर्ट गेने का। किसका? रॉबर्ट एम गेने। रॉबर्ट एम गेने ने भी क्या किया है, अधिगम के प्रकार बताए हैं कि अधिगम के कितने प्रकार हैं, टाइप ऑफ लर्निंग बताई है कि अधिगम के प्रकार होते हैं 8। जो रॉबर्ट गेने सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, क्या डालते हैं कि रॉबर्ट गेने के अनुसार डाल लेते हैं, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गेने। ठीक है बात? हमने कहा ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो रॉबर्ट गेने साहब थे, इन्होंने 1965 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग में रॉबर्ट गेने ने ये बताया कि जो हमारे अधिगम के जो प्रकार होते हैं प्यारे बच्चे, वो कितने होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। तो आपको हम यहाँ पर रॉबर्ट गेने और आशुबेल साहब का मैं आपको डिवाइडेशन पढ़ाने वाला हूँ। इन्होंने किस प्रकार से अधिगम के प्रकार बताएं, वो बातें मैं यहाँ करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक भी चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप जब भी अगर मैं स्किप करता हूँ तो फिर आपको पेपर में बहुत टेंशन होती है, बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आप ध्यान से समझते जाएं। तो यहाँ पर मैंने आपसे ये कहा कि जो रॉबर्ट गेने साहब थे, रॉबर्ट गेने ने क्या किया, 1965 ईस्वी में एक बुक लिखी जिसका नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। और द कंडीशंस, याद रखिएगा ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो हमारे अधिगम के प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार का अधिगम होता है, और 8 प्रकार का अधिगम अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो वो उसका अधिगम पूरा हो जाता है। 8 प्रकार का लर्निंग होता है, यानी अधिगम होता है। ठीक है बात? अच्छा, तो इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम को बताते हुए बताया कि अधिगम कैसे चलता है। अधिगम के बारे में इन्होंने 3 बातें बताई। ध्यान से सुनते जाना प्यारे बच्चे। अधिगम के बारे में क्या की, इन्होंने 3 बातें बताई। याद रखिए, अभी मैं आपको टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने अधिगम की 3 बातें क्या बताई थी। इन्होंने कहा था कि जो अधिगम होता है वो हमेशा सरल से जटिल की ओर जाता है। जो भाई जैसे बच्चा है, आप एक मुझे बात बताइए, आप सरल से जटिल, आप सबसे पहले काखा गा सीखे थे कि आप सीधा सेंटेंस बनाने लगे थे या सीधा वाक्य बना? तो आप कहेंगे सर जी पहले काखा गा सीखा, उसके बाद में हमने वाक्य बनाया। तो पहली बार इसने अधिगम में कहा था कि जो अधिगम होता है, ध्यान रखिए कि तीनों बातें, अधिगम सरल से जटिल की ओर जाता है, जटिल की ओर जाता है। मतलब जो अधिगम है वो सबसे पहले सरल वाला कराया जाएगा, सबसे पहले आपको वर्णमाला सिखाई जाएगी, और उसके बाद में आपको क्या किया जाएगा, आपको सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना, पैराग्राफ लिखना सिखाया जाएगा। दूसरी बात ये कहते हैं रॉबर्ट एम गेने कहते हैं कि एक प्रकार का जो लर्निंग होता है, एक प्रकार का जो अधिगम होता है, वो दूसरे प्रकार के अधिगम से रिलेटेड होता है। जैसे क्या आप पहले बोलना सीखे थे कि सीधा आप लिखना सीख गए? तो आप कहेंगे सर जी पहले बोलना सीखे थे। आपने सबसे पहले चलना सीखा कि सीधे मोटरसाइकिल चला? आपने कहा कि पहले चलना सीखा, उसके बाद फिर साइकिल चलाए, फिर मोटर। यानी कि जो लर्निंग है उसका एक वे है, उसका एक रास्ता है, और एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो अधिगम होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड। आप सब जानते हैं कि बिना क्लास 1 को पढ़े आप 7 में नहीं जा सकते हैं, 7 में नहीं जा सकते हैं। तो आप कहेंगे अधिगम एक दूसरे से रिलेटेड होता है या संबंधित होता है। फिर इन्होंने तीसरी बात ये कही थी कि आप एक प्रकार के लर्निंग को छोड़ करके दूसरे प्रकार के लर्निंग में नहीं जा सकते हैं। जैसे लिखना, जैसे सुनना, सबसे पहले क्या होता है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, यही तो होता है। सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप करते हैं सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर
पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। ऐसे तो है नहीं कि सीधा बिना सुने सीधा लिखने लगे। या आप कह दें कि आपने क्या किया, आपने काखा गा पढ़े बिना ही आप सीधा और सीधा क्या करने लग गए, बड़ी बड़ी संक्रियाएँ करने लग गए, तो गलत बात है। यानी इन्होंने तीसरी बात ये बताई थी, इन्होंने कहा था कि एक प्रकार के अधिगम, या ऐसे लिख देते हैं, अधिगम को छोड़ा नहीं जा सकता है, या अधिगम को स्किप नहीं करते हैं। अधिगम को छोड़ा नहीं जा सकता है। छोड़ने की बात समझे ना, कि मतलब एक प्रकार के अधिगम को छोड़ करके डायरेक्टली दूसरे प्रकार के अधिगम में आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा चालू करें। कर लिया? ठीक। अब देखिए रॉबर्ट गेने ने ये बात बताई। अब ये आप देखेंगे कि वो जो 8 प्रकार बताए वो कैसे बताए, तो वो क्या होते हैं कि एक इन्होंने त्रिभुजाकार आकृति में बताए हैं, या इनकी लिखने की जो स्टाइल रही है वो एक त्रिभुजाकार आकृति रही है। इसलिए आप यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आप एक कोने में लिख लेंगे कि भैया किसी और की नहीं, हम तो भाई रॉबर्ट गेने की थ्योरी पढ़ रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है सभी को? तो आप कहेंगे जी हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक बात। देखिए रॉबर्ट गेने ने जो 8 प्रकार के जो अधिगम बताए वो किस प्रकार से बताए, तो उन्होंने इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार आकृति बनाई। ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार आकृति थी और इसी पे उसने क्या किया, बताया। ठीक बात। ये देखो, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहला अधिगम कौन होता है, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला अधिगम होता है उसको हम कहते हैं संकेत अधिगम। तो पहले नंबर का अधिगम कौन सा होता है, तो आपने कहा है सबसे पहला होता है संकेत अधिगम। यानी सबसे पहले बच्चा या कोई भी व्यक्ति संकेतों के माध्यम से सीखता है। दूसरा वाला क्या होता है, तो इन्होंने कहा जो दूसरा होता है वो होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक बात। अगला कौन सा होता है, तो अगला इन्होंने बताया कि जो अगला होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं चेन लर्निंग यानी श्रृंखला अधिगम। चेन लर्निंग यानी श्रृंखला अधिगम। तो ये हो गया। अगला कौन सा होता है, तो इन्होंने कहा अगला होता है शब्द सहचर्य अधिगम। कौन सा होता है, शब्द सहचर्य अधिगम। अगला जो होता है उसको हम कहते हैं शब्द सहचर्य अधिगम। अगला कौन सा होता है, अगला प्यारे बच्चे होता है, तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये है पांचवा। पांचवा कौन सा होता है, पांचवा होता है विभेदात्मक। विभेद नहीं होता, विभेदात्मक। विभेद यानी विभेदात्मक अधिगम। और जब विभेदात्मक अधिगम हो जाता है तो पहले बच्चे छठवां कौन होता है, तो आप कहेंगे छठवां होता है वो होता है कॉन्सेप्टुअल लर्निंग यानी संप्रत्यात्मक अधिगम। संप्रत्यात्मक, संप्रत्यय नहीं होते हैं जिनको कहते हैं कॉन्सेप्ट, संप्रत्यात्मक अधिगम। मेरा जो है त्रिभुज जो है छोटा पड़ रहा है, आप लोग बड़ा कर लेना है इसको। उसके बाद में जो 7वां नंबर होता है उसको हम कहते हैं नियम अधिगम। इसी को प्यारे बच्चे नियम अधिगम को ही कहा जाता है सिद्धांत अधिगम। ठीक है, और जो लास्ट आता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समस्या समाधान अधिगम। ये हो गया 8।
तो ये देखो जो रॉबर्ट गेने साहब थे, इन्होंने ये 8 प्रकार के अधिगम को बताया था। बच्चे याद रखिएगा, अधिकांश टीचर इसको पढ़ाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया है, लेकिन लोग इससे डरते हैं। भैया उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूरा नॉलेज मिला तभी आप आगे जा सकते हैं, वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे इसकी मैं इंग्लिश भी लिख दे, इसको कहते हैं हम सिग्नल, क्या कहते हैं, सिग्नल लर्निंग। फिर इसको हम कहते हैं उद्दीपक, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक बात। फिर ये क्या है, फिर ये है चेन लर्निंग, फिर आगे क्या शब्द से आचार्य तो हो जाएगा वर्ड एसोसिएशन, एसोसिएशन लर्निंग। वर्ड एसोसिएशन लर्निंग। फिर ये क्या है, फिर विभेदात्मक को हम कहते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल लर्निंग। फिर हम संप्रत्यात्मक को कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर नियम अधिगम कहते हैं प्रिंसिपल, PRINC, ठीक है, प्रिंसिपल लर्निंग। उसके बाद हम इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन लर्निंग। समझ गए ना। तो ये भैया 8 प्रकार के हैं। इनके बारे में ज़्यादा आपको जानना आवश्यक नहीं है। आपको जानना ये ज़्यादा आवश्यक है कि इनका क्रम क्या होता है। क्रम कभी भी मत भूलिएगा, ये इनका ये वाला क्रम होता है। और ये कहाँ से कहाँ चलता है, तो आप कहेंगे ये चलता है सरल से जटिल की ओर। मैंने कहा नहीं था, अधिगम चलता है सरल से जटिल की ओर, यानी संकेत अधिगम सबसे छोटा होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, 1 मिनट में ये भी सुन लें कि इसको याद कैसे रखना है। प्यारे बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, याद कैसे रखोगे। संकेत लर्निंग क्या होता है, तो याद करने के लिए आप आज के ज़माने के एग्जाम्पल लें। ये जो छत की मोहब्बत आप जानते हैं ना, छत वाली, छज्जे वाली मोहब्बत। क्या होता है कि संकेत लर्निंग, आप छत में चढ़े, आपने देखा कि सामने कोई छत में चढ़ी है और आपने देखा संकेत आपको मिला, उसने आपकी तरफ देखा, आपने उसकी तरफ देखा, तो आपके पास में एक संकेत लर्निंग हो गई कि भैया सिग्नल है, तो आप रोज़ छत में आना शुरू कर देंगे। आप दूसरे दिन छत में आए तो उसने भी आपकी तरफ देखा, उद्दीपक अनुक्रिया, आपको उद्दीपक मिल गया, छत में आने का एक वजह मिल गया, उद्दीपक स्टिमुलस है आपके पास में। और जब आप ऊपर आए प्यारे बच्चे, आपने स्टिमुलस को देखा और आपने अनुक्रिया की, और अगर उस स्टिमुलस ने भी अनुक्रिया कर दी, इसका मतलब है लर्निंग बढ़िया हो गई। आप रोज़ छत में आने की कोशिश करने लगेंगे। यानी सबसे पहले आपके पास में सिग्नल आया, आपने देखा कि यार उस छत में तो बहुत कोई कमाल का है। तो मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप याद कैसे रखेंगे। तो आपने सिग्नल मिला, आप दूसरे दिन आए, उसने आपकी तरफ देखा, आपने उसकी तरफ देखा, स्टिमुलस आपके सामने था, तो उसने आपको उत्तेजित किया छत में आने के लिए। उसके बाद में इन देखा देखी की श्रृंखला बननी शुरू हो गई, आप रोज़ छत में आने लग गए। चेन क्या होती, चेन का मतलब श्रृंखला। और चेन कब बनती, जब रोज़ आप छत में आए, वो उधर छत में आए और आंखें रोज़ 4 होने लगीं, तो यानी इसका मतलब आपकी श्रृंखला बननी शुरू हो गई। और जब व्यक्ति की श्रृंखला बनी तो शब्द सहचर यानी दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो ठीक है, चाय की टपरी के पास में मिलेंगे और बातचीतें होंगी। यानी शब्द सहचर अधिगम, वर्ड एसोसिएशन, मतलब शब्दों का आदान। अभी तक तो नजरें काम कर रही थी, लेकिन आज पहली बार शब्दों का आदान प्रदान होने जा रहा है चाय की टपरी में। याद रखिएगा, जब शब्दों का जब आदान प्रदान हो जाता है तो विभेदात्मक अध्ययन, यानी वो ये सोचते हैं कि भैया यही क्यों, संसार में और भी तो हैं, यही क्यों। तब उसमें वो क्या करता है, विभेद करता है कि नहीं, इसमें ये क्वालिटी इसलिए है, ये समझ रहे हैं ना।
क्योंकि इसमें ये वाली क्वालिटीज़ हैं इसलिए यही, क्योंकि ये इतनी अच्छी है इसलिए यही, क्योंकि यही चाहिए इसलिए यही। तो वो विभेद करता है, यानी उसके बीच में बताता है कि क्यों यही चाहिए। जब वो सब जान जाता है तो कॉन्सेप्ट, यानी वो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि भैया इसकी ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं और हमें तो भैया कॉन्सेप्ट बना ही लेना है। और प्यार है, प्यार में तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट बना लिया प्यारे बच्चे, एक दिमाग में अपने एक समझ बना ली कि नहीं हाँ भैया इसलिए ये चाहिए और ऐसी ऐसी बात है। जब इन्होंने क्या बना लिए, कॉन्सेप्ट बना लिए, अब नियम अधिगम क्या है। अब भैया दोनों ने मिल करके फैसला किया कि देखो ऐसा है कि तुम इससे नहीं बात करोगी और तुम इससे नहीं बात करोगे। तो नियम, रूल्स, रेगुलेशंस बन गए कि भैया देखो ऐसा है कि मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लगता, ये बंदी अच्छी नहीं लगती, ये लड़का अच्छा नहीं लगता, आप इससे बातचीत नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो भैया नियम और रेगुलेशन सिद्धांत बना लिए कि मैं इससे बात नहीं, आप उससे बात नहीं। जब ये सिद्धांत बन गए तो यहाँ पर फिर समस्या की कोई बात ही नहीं है। सारी समस्या क्या है, समस्या का पूरा समाधान हो गया। याद रखिएगा आप लोग, इससे आप बहुत बेहतर तरीके रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं छत की मोहब्बत में पड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप कैसे इसके विभिन्न सोपान याद रखेंगे। याद रखिए, उद्दीपक अनुक्रिया पहले नहीं आता, पहले संकेत लर्निंग आता है और ये सरल से जटिल की ओर चलता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद में इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा इस क्लास को। आपको बात समझ आई आपको कैसे याद रखनी है। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म रखेंगे। कल की क्लास में जब हम आपके सामने आएंगे तो हम आपको आंसू बेल के साथ में कल से हम शुरू करेंगे थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक में बहुत ही अच्छा प्रकरण हम चालू करेंगे ताकि आपको बहुत बेहतर ही समझ बनाए, बहुत ही बेहतर समझ में आए। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। बाकी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते रहिए, ताकि आने वाले समय में हम और आपके लिए काम कर पाएँ, हम और नई नई क्लासेस ला पाएँ। जय हिंद, नमस्कार।